नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 27वां दिन है। संहिता वाचन करने से पहले हम हर दिन ऋषियों को नमन करते हैं। ब्रह्म दक्षाश्री देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। दोस्तों, आज हम चरक संहिता में क्या अध्ययन कर रहे हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। मेरा अभी चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वां अध्याय अध्ययन करना चल रहा है, पर हम छठे अध्याय यानी तस्याशीति अध्याय में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तस्याशीति अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन आया है। ऋतुचर्या का महत्व क्यों है उसके बारे में देखते हैं। जिसे ऋतु सातम्य का ज्ञान है तथा उसका आहार एवं विहार ऋतुओं के अनुकूल है, अर्थात किस ऋतु में क्या खाना चाहिए एवं क्या करना चाहिए, इसका जिसे ज्ञान है और वो उसके अनुसार आचरण करता है, तो उस व्यक्ति के बल एवं वर्ण की वृद्धि होती है। इसीलिए ऋतु के अनुसार ही हमने आचरण करना चाहिए। जिस तरह ऋतु का वर्णन आया है, ऋतु में जिस प्रकार के वातावरण के अनुसार बदल होते हैं, उस अनुसार ही हमने आहार और विहार का आचरण करना चाहिए। उससे हमारे बल एवं वर्ण की वृद्धि होती है। इसीलिए चरक संहिता सूत्र स्थान के छठे अध्याय में ऋतुओं का वर्णन आया है। अब हम उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है वह देखते हैं। जब सूर्य का गमन उत्तर दिशा में प्रारंभ होता है, उस काल को उत्तरायण काल कहा जाता है। उसी तरह सूर्य का गमन जब दक्षिण दिशा में प्रारंभ होता है, उस काल को दक्षिणायन काल कहा गया है। इसी प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन का वर्णन चरक संहिता में आया है। उसी के अनुसार ऋतुओं का भी वर्णन आया है। एक साल यानी संवत्सर का कैसे विभाजन किया गया है वह देखते हैं। एक संवत्सर को ऋतुओं के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। वहाँ आदित्य यानी सूर्य के उत्तर गमन काल उत्तरायण को आदान काल कहा गया है। आदान काल के अंतर्गत 3 ऋतुएं आती है: शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। और फिर सूर्य के दक्षिण गमन काल यानी दक्षिणायन को विसर्ग काल कहा गया है। इसके अंतर्गत 3 ऋतुओं का वर्णन है: वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। इसी प्रकार एक साल में 6 भागों में ऋतुओं को बांटा गया है। उसके हिसाब से आगे हम सभी ऋतुओं के बारे में देखेंगे। ऋतुओं का वर्णन करने से पहले हम विसर्ग काल और आदान काल के बारे में जानेंगे। विसर्ग काल में क्या क्या होता है वह देखते हैं। इस काल में वायु अधिक रुक्ष नहीं बहती। इसके विपरीत आदान काल में वायु अधिक रुक्ष बहती है। विसर्ग काल में चंद्र अपने पूर्ण बल में रहता है, अतः वह अपनी शीतल किरणों द्वारा निरंतर जगत का आप्यायन करता है। इसीलिए विसर्ग काल सौम्य होता है। उसके विपरीत आदान काल को आग्नेय कहा जाता है। इसमें सूर्य, वायु तथा चंद्रमा काल स्वभाव के अनुसार अपने स्वाभाविक मार्ग से गति करते हुए काल, ऋतु, रस, दोष एवं देहपल की उत्पत्ति में स्वाभाविक कारण होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऋतु के अनुसार शारीरिक बल कैसे बदलता है वह देखते हैं। विसर्ग के प्रारंभ में आने वाली ऋतु वर्षा तथा आदान काल के अंत की ऋतु ग्रीष्म। इस ऋतुओं में व्यक्ति का बल दुर्बल होता है। मध्य ऋतु शरद और वसंत ऋतु में शारीरिक बल मध्यम रहता है तथा अंत में आने वाली हेमंत ऋतु तथा आदान के प्रारंभ की ऋतु शिशिर में शारीरिक बल उत्तम रहता है। विसर्ग काल की प्रारंभिक ऋतु वर्षा तथा आदान काल के अंत की ऋतु ग्रीष्म में व्यक्ति अत्यंत दुर्बल रहता है। विसर्ग काल के मध्य शरद ऋतु और आदान के मध्य वसंत में मध्यम बल रहता है, अर्थात इस ऋतु में व्यक्ति न तो अत्यधिक दुर्बल व न तो अधिक बली रहता है। आदान के प्रारंभिक ऋतु शिशिर व वसंत, विसर्ग के अंत की ऋतु हेमंत में श्रेष्ठ बल रहता है।
ऐसा जानना चाहिए। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। विसर्ग की प्रकर्षता के साथ साथ पुरुष के बल की भी प्रकर्षता होती है एवं आदान के प्रारंभ होते ही उसके बल में क्रमशः क्षीणता आती जाती है। जैसे पौष मास के अंत में रात्रि अत्यधिक बड़ी तथा माघ फाल्गुन में दिन छोटा होते हुए भी तुलनात्मक रूप से बड़ा ही होता है। इस न्याय से वर्षा में अल्प तथा वसंत व शरद में मध्यम बल होता है। इस प्रकार काल, ऋतु, रस तथा देह बल के कारणत्व को अर्कादि के द्वारा व्यवस्थापित किया गया है। इस प्रकार हमने आज चरक संहिता सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय तस्यासिति अध्याय में वर्णन आए हुए आदान काल और विसर्ग काल के बारे में देखा। हम अगले आने वाली वीडियो में हर दिन एक एक ऋतुचर्या के बारे में देखेंगे। जो व्यक्ति यह वीडियो देख रहे हैं वो अगर हमारे आयुर्वेद से संबंधित नहीं है फिर भी आप अपने विषयों में पढ़ाई करना प्रारंभ कीजिए। जो विषय आपको कठिन लग रहा होगा उसे बार बार पढ़िए। जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे तब आपके समझ में ज़्यादा आएगा, इसलिए पढ़ते रहिए, वो आपको लाभदायी होगा। पढ़ाई से संबंधित पुस्तकें पढ़ना तो आपके लिए अनिवार्य ही है। उसी के साथ अगर आपको कुछ प्रेरणादायी या कुछ मोटिवेट करने वाले बुक्स भी पढ़ना अच्छा लगता होगा वो भी आप पढ़ सकते हो। उससे आपको हर दिन नई प्रेरणा मिलेगी और आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। पर पढ़ना आपके लिए अनिवार्य ही है, इसलिए आप नियमित रूप से सातत्य से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। उसी के साथ मेहनत भी करते रहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।